अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। अक्सर आपने सुना होगा कि बोरीबंद लाशें तो मिलती रहती हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि एक सूटकेस में नौजवान की लाश मिलती है। वो इलाका था बदामी बाग का। सूटकेस में लाश कौन बंद करता है और लाश किसकी थी, उसको क्यों कत्ल किया गया, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। दामाद को कत्ल करने वाले दोनों मुल्ज़िमान पुलिस की हिरासत में हैं। एक सास है और एक बीवी का भाई है। दोनों मुल्ज़िमान ने किस तरह से कत्ल की वारदात की, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। क्या नाम है जी आपका? नाजिया। नाजिया बीबी जी। फैसल क्या लगता था आपका? दामाद लगता था। दामाद था। कितना अर्सा पहले शादी की थी? 6 साल हो गए थे उसकी शादी को। 6 साल हो गए हाँ थे। जी। तो बेटी को खुद ब्याया था, खुद शादी की थी या कोई लव मैरिज थी उनकी? कोई लव मैरिज नहीं थी, बड़ों की रजामंदी से। आपकी उसके भी रजामंदी थी? हमारी भी रजामंदी थी, हमारे घर बड़ों वालों की भी हाँ जी, रजामंदी थी, उनकी भी। बच्ची के वालिद की भी रजामंदी हाँ जी। थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ बस कि फिर कत्ल कर दिया उसको? ऐसा ये हुआ कि ये कुछ देर बाद हमें ये बात, पहले तो बेटी हमारी कुछ बताती ही नहीं थी, ठीक है। बाद में थोड़ी देर बाद हमें पता चला, बेटा जब होने वाला हुआ, कि जी ये इसको मारता भी है और ससुराल वाले सही नहीं रखते, ठीक है। फिर हम 1-2 बार गए भी पूछने के लिए, तो बीच में पता चला जी हम तो रजामंद नहीं थे, हमारा फ़लाना रिश्तेदार रजामंद नहीं था, फ़लाना रजामंद नहीं था। हमने कहा भी फिर हमें बता देते रजामंद नहीं थे, तो फिर इस तरह तो नहीं ना तंग करते किसी को। ठीक है। हमने फिर यानी कि बड़ों ने जाके भी बात की, मेरे वालदा साहिबा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरे भाइयों ने भी। फिर उसका रद्द अमल ये निकला जी, इन्होंने बार बार उससे बहकाना कि तेरी नानी सास आई थी, तेरा मामू फलाना ये वो, तब दोबारा ये तुम उनके घर ना जाना, यानी कि मामू नानी छुड़वा दिए। यहाँ तक कि सगी नानी के चलीसवे में भी नहीं जाना, स्कूलों में भी नहीं जाने दिया। ये रद्द अमल निकला। फिर हम चुप कर गए। फिर हमारी बेटी बेचारी जो है वो बच्चों की वजह से सब कुछ सहती रही। किस तरह वो मारता था, जल्लादों की तरह कैसे मारता था। हम कभी हमें फ़ोन कर देना जी आज नील डाल दिए, ले जाओ बेटी को, हैं इस तरह से हमें वो करना है। चलो उसका तो हम जुल्म सहते रहे, चलो जी वो अपना छोटे छोटे बच्चे, उसको हम हर तरह से समझाते थे, यानी कि हम ही वो करते थे बर्दाश्त। या हमारी बेटी या हमारी बर्दाश्त पे इतने साल गुजरे। लेकिन अब ये 1-2 महीने ऐसे हुए कि उसने शराब इतनी ज़्यादा पीनी शुरू कर दी और हम लोगों को इतना ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया कि जी मैंने सबको मार देना। बीच में मेरे बेटे के कनपट्टी पे पिस्तौल भी रख दी, जी तुमने क्यों तलाक का ये वो। चलो मेरा बेटा प्यार से ही समझा देता था, चलो हमें भी कह देना चलो गुस्से वाले आप प्यार से बात कर लिया करो, ठीक है। फिर अब जब ये ज़्यादा जब मामला बिगड़ा, तो अब जी शराब पी के आना है, तो कभी मैंने बोलना है तो मेरे पर हाथ उठा लेना है। अच्छा। मेरे बेटे ने बोलना तो इस पे चाकू लेके एक दिन पड़ गया। हमारे साथ ये मामला चलते रहे। हम नहीं किसी को रिश्तेदारों को बताते थे कि क्या फ़ायदा, तमाशा ही लगना है ना, हैं ना। उनके घर वालों को जाके वो बताता था कि आज मैं सास पे हाथ उठा के आया हूँ, आज मैं इसको मार के आया हूँ, ऐसे करता था वो। फिर अब इतने उसने शराब पीना शुरू कर दी। फिर मेरी बेटी ने कहा कि अगर आपने नहीं ना यहाँ सही रहना तो हम अपने घर चलते हैं। हमने हर तरह का उसका ख्याल रखना, हर तरह से। घर तो उसका शोहर का घर था ना, लेकिन आपकी तरफ आ गई वो उसको लेके। अच्छा फिर क्या हुआ? जब छोटी बेटी हुई ना, तो फिर मैंने कहा ये बार बार उसको मारता है ऊपर, तो मैं इधर ही रख लेती हूँ इसको। पता चला कि ये बहुत तशद्दुद करता है, अपनी बीवी को मारता है, आपकी बेटी पे जुल्म करता है, तो उसके वालिदैन से बात करते, वालिदैन से आपको बताया ना, बात की थी ना, तो उन्होंने कहा जी हमारे कितने रिश्तेदार कहते हैं जी हमें ये रिश्ता पसंद नहीं था, हमें लड़की पसंद नहीं थी। तो हमने कहा भी जब रिश्तेदारों ने थोड़ी गुजारा करना है, कोई और हल तो निकल सकता था, कोई आप उससे तलाक ले सकती थी। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन वो मेरी बेटी को कहता था कि मैं तलाक दे के भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं ऐसा होता इस तरह की ना धमकियां देता था। फिर हम अपनी बेटी से जब बात करते थे ना, कत्ल करने की वजह क्या थी? चले आप बर्दाश्त कर रही थी,
फिर कत्ल क्यों फिर किया? अब जब ये महीना है, जब ये ले गई ना, तो फिर उसके बाद मैंने उसे कितनी बार कहा कि अब हमारी बेटी उधर रहती, तुम भी उधर ही जाया रहा करो। ये फिर आपकी एक तरफ दफा रहता था? ये इसका सामान रख लेता था अपना गैलरी पे, दुकान खाली करता था हर साल। सामान लेने आना है तो चलो जी आ गया सामान लेने है। फिर हमने कहा कि तुम ना अपने घर में रहा करो, ठीक है, ये तुम्हारा नहीं। मेरे घर वालों को पता होता है कि ये घर है कि वो घर है, मैं अपने घर वालों को बताता हूँ, ठीक है। फिर इसने जब ये जिस दिन उसे मार के आया ना, उस दिन रात को इसने आके कहा कि मैं उसे मार के आया हूँ। उसने 15 पे कॉल कर दिया और हमारे साथ उसका बोलने का तरीका गाली गलौज के साथ ही था, पंजाबी में लैंग्वेज में गाली गलौज से बोलना शुरू हो गया था। ठीक है। तो अब फिर उसने आके उल्टी धमकी लगाई कि अब मैं उसे यहाँ पे ला के इतना मारूंगा और कहूँगा कि अब बुला पुलिस, ठीक है। फिर मेरे बेटे ने भी समझाया, मैंने भी समझाया, ठीक है। फिर छोटी बेटी को उसने कहा कि जी रात को तूने मेरे पास आके सोना है। अच्छा, ठीक है। जिस दिन कत्ल किया? जिस दिन कत्ल किया। अच्छा, उस दिन उसकी रात को कितनी उम्र है? उसकी 14 साल। अच्छा, ठीक है। 2 बेटियां आपकी? हाँ जी, अब छोटी 2 हैं, 2 अच्छा, शादीशुदा। 2 शादीशुदा और एक छोटी है। अब छोटी 2 ठीक है। फिर तो फिर मैंने अब इन बच्चों को सुलाया। मेरे बच्चे इतने परेशान, वो छोटी भी परेशान, ये भी, मैंने इनको सुलाया। तो मेरे बहुत ज़्यादा मेरे साथ भी उसने बदतमीज़ी की। जब वो शराब पी के आता था उससे नहीं पता चलता था मैं किसके साथ क्या कर रहा हूँ, एक नज़र से वो देखता था किसके साथ मैं कैसे बोल रहा हूँ, उसको बिल्कुल नहीं समझ आती थी। अब पहले तो बाहर से पी के आता था ना, घर में ला के पीनी शुरू कर दी थी उसने। उसकी शराब से ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा तंग आए हुए थे, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि जी हम नमाज़ पढ़ें तो आगे खड़े होकर गालियाँ देना शुरू हो जाता था। यासीन शरीफ पढ़ें, आगे खड़ा होकर गाली दे रहा है कि क्यों पढ़े हो, ठीक है। इस तरह की उसकी चीज़ों ने ना हमें बहुत प्रेशर, मैं तो बहुत ज़्यादा, मैं अपने बच्चों को देख के थे ना बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। फिर मैंने जब ये रात को इसने शराब पी है, इसने उल्टियाँ वगैरह की हैं, तो पानी मांगा ठंडा, मैंने फिर उससे में आके ना वो गोलियाँ मेरी जो कट्ठी करके मैंने मिल्क शेक में डाल के दे दी उससे। अच्छा, फिर सो गया? फिर सो गया वो। जब मैं सुबह जानो के टाइम उठी है, मैंने देखा है तो उसके सांस वगैरह नहीं थे। नहीं, वो तकिया रख के उसको मुंह दबाया गया? तकिया रख के बस मैंने देखा। तकिया भी बरामद कर लिया? हाँ जी, बस वो मैंने तकिया रख के देखा तो वो नहीं, उसके सांस थे। तकिया रख के देखना था कि सांस नहीं है? हाँ, तो मैं तो डरी हुई थी ना पहले ही उससे। उसका सांस बंद गया, फिर आपने इसको सूटकेस, पहले ही उससे डरी हुई थी मैं। सूटकेस में उसको डाला, रिक्शे में जाके उसकी लाश को फेंक के आए? हाँ जी, फिर अब उस टाइम तो हम घबराए हुए थे, अब क्या करें। हाँ। तो फिर अच्छा, कोई घबराया हुआ हो और कोई बेटी को तंग करे तो उसका मतलब ये है कि कानून को हाथ में ले लिया जाए। आप अपने बस सर उसकी ऐसी धमकियों से ना, वो पता क्या करता था, कानून भी तो है ना इस मुल्क तुम में। लोग मुझे पुलिस में करवा दोगे, पुलिस में रिपोर्ट करती, आप तलाक ले लेती, अदालत में चली जाती। वो कहता था कि मैं तलाक दे के भी छोड़ के भी नहीं छोड़ूंगा, मुझे बार बार पता क्या धमकी देता था, मैं सबसे पहले तेरे बेटे को मारूंगा, जो कुछ भी वो कहता था। लेकिन कानून तो है ना एक, वो तो है, आपकी बात ठीक है, बस हाँ, पकड़ा गया। और देखें जो हमने यानी कि इतना हम जलालत यकीन करें, जितना हम हर चीज़ कवर करते थे कि हमें ने कत्ल किया उसको? नहीं, मैंने। अच्छा, आपने किया? मैंने किया। आपके बेटे से भी पूछता है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? बिस्मिल्लाह, मेरा नाम मोहम्मद शरोज़। शरोज़, क्या हुआ जो तुम्हारी माँ ने बताया? सर ऐसे ही है सब कुछ? सारा कुछ जो बताया ऐसे ही कत्ल सिर्फ माँ ने किया, तुमने नहीं किया? जी सर, मैंने कत्ल नहीं किया। मैंने जब मैं घर आया था, माँ बचा तो नहीं रही तुम्हें? सर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब अगर माँ ने बचाना हो तो मुझे चाहिए कि मैं माँ को बचाऊं। चलो, डेड बॉडी को तो साथ लेके गए ना, रिक्शा तुमने लाया है। हाँ, जो और मोटरसाइकिल पे तुम साथ गए, तो और रिक्शा ख़राब हो गया, फिर सूटकेस उस पे रखा। हाँ जी, बताओ। जब मैं आया था नमाज़ पढ़ के तो मैंने देखा था तो डेड बॉडी जो है ना ऐसे। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बंदा सोया हो, उसको आप नींद की गोलियां दे के सुला दें और सुबह वो मर गया हो? ऐसे तो नहीं होता ना सर, उसका मुंह दबाया गया होगा तकिए के साथ। बिल्कुल, आपने दबाया था? मैं आपको बताता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। वो ऑलरेडी ओवर ड्रिंक की हुई थी, ठीक है। ओवर ड्रिंक करने से भी इंसान की डेथ वाज़ह हो जाती है। नहीं, वो मेडिकल में तो आ जाता है ना, उसका सांस जो है वो बंद हुआ, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया। आपकी कोई अपनी साइंस है तो वो अलग बात है, या आपका अपना कोई मेडिकल बोर्ड है तो वो अलग बात है। जी, वही आपको बताने लगा हूँ।
वालदा ने अपनी टैबलेट्स की जो डिब्बी थी ना वो सारी ही मिल्क शेक के अंदर डाल दी। मैंने वालदा से पूछा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उससे इतना को खौफज़दा हो गए थे कि उन्होंने इसको तकिया रख के दबाया कि ये अगर मर गया तो ये मारी जाए, हमारी जान छोड़ दे। तो वही हो गया ना, जान छूट जाए, तकिया रख के उसको दबाया गया। तो आप क्या कर रहे थे उस वक्त? आप टांगे पकड़ी थी? मैं घर में मौजूद नहीं था, रात के वक्त? फजर का टाइम था। अच्छा, फजर का टाइम। अच्छा, फजर के वक्त, ये नमाज के टाइम? मैं जब नमाज़ पढ़ के आया हूँ तो मैंने कमरे में देखा है। तो तुम्हारी बहन को पता था? नहीं, वो अपने घर थी, वो अपने ससुराल में थी। आपको उसने वही तो बताया कि वो यहाँ, उसने जो बताया छोड़ दो, तुम बताओ अपनी जी बात। वो यहाँ भी नहीं रहता था, वहाँ भी नहीं रहता था। वो आके उसको उधर ही ले गई है कि चल तू उधर ही रह, अगर तूने यहाँ पे अपने मेरे भाई को, मेरी वालदा को तूने टॉर्चर करना है, थ्रेट करना है, तो उधर ही चला जा, उधर ही रह लो, ठीक है, उधर ही मुझे ही थ्रेट कर लो, इनको ना थ्रेट करो, ठीक है। ठीक है। तो इसी वजह से तो उधर चली गई थी उसको लेके कि तुम मुझे अपने घर में ही रखो, इधर ही मारो, उनके सामने मुझे ना मारो। तुमने किया या तुम्हारी माँ ने किया? आपको बताया कत्ल, मैं जब आया हूँ तो वो डेड था। डेड था। उसके बाद तुमने क्या किया? उसके बाद मैंने सोचा कि इसको पुलिस में या ये एम्बुलेंस में जाके इसको कोई हेल्प लें, लेकिन वालदा ने कहा नहीं, ये डेथ हो गई है। हाँ। अब इसको घर से जो है ना बाहर निकालो। अच्छा, फिर माँ के फर्मा बरदार बने और तुमने उनकी बात मान ली? सर ऐसी सिचुएशन में फर्मा बरदारी तो किसी की नहीं होती है, आपको पता है। फर्मा बरदारी होती है ना। फर्मा बरदारी तो माँ ने कहा कि ये मर गया है तो अब इसकी लाश को ठिकाने लगाओ। तो तुम लाश को ठिकाने लगाने के लिए, जाहिर सी बात है, अब वो मर गया है तो अब बंदा मर जाए तो बंदा घबरा जाता है। नहीं, बंदा जब मर जाए तो तुम ये भी कर सकते थे, तुम बकौल तुम्हारे कि माँ ने कर दिया तो तुम पुलिस को इतला दे सकते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तुम ना बताओ, जो तुम बता रहे हो मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ कि तुम ये कर सकते थे कि पुलिस को इतला देते कि जिस तरह से इसको मार दिया मेरी माँ ने। मैंने बोला है। और अब तुम हथकड़ी में खड़े हुए, मुलजम बन के खड़े हुए, इसलिए कि तुमने डेड बॉडी को बकौल तुम्हारे ठिकाने लगाया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि उसको नींद की गोलियां दी गई, फिर उसके बाद उसका मुंह दबाया गया तकिए के साथ। वो तकिया भी पुलिस ने बरामद कर लिया, वो सूटकेस भी बरामद कर लिया। आप बताओ और क्या इसमें कहना चाहते हैं? मैं आपको वही कह रहा हूँ कि हमने घबरा कर वो, यानी कि कानूनी रास्ता अपनाने की बजाय हमने घबरा कर उसको, मैंने अपने सूटकेस में डाल दिया। तो वाइट से रिक्शे में उसको रख के तो हमने उसको घर से वाइट जो है ना रखा। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि कोई बंदा अपनी बीवी पे जुल्म करता हो, वो किसी की बेटी भी हो, वो किसी की बहन भी हो, है तो उसका गलत अमल, औरत को मारना, बीवी को मारना, उस पर तशद्दुद करना है तो गलत, तो क्या ये भी ठीक है कि उसको कत्ल कर दिया जाए? सर देखें, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, एक जुर्म है, सज़ा है। तो अब हम नॉर्मल बंदा हो वो समझ आता है। अब एक बंदा शराब पीकर आ रहा है, शराब पीकर वो अटैक कर रहा है मेरी छोटी 14 साल की सिस्टर के ऊपर। तुम्हें कोई अफसोस है उसको, बेनोई को, कि सही किया माँ ने जो किया? सर देखें, अगर देखा जाए तो अफसोस भी नहीं है और वो खुशी भी नहीं है। इस टाइम हम तो सारा घर हमारा बर्बाद हो गया। अच्छा जी, आप बताएं कि आपको कोई अफसोस है और कि आपने अपने दामाद को जो है वो कत्ल किया, मार दिया उसको, अफसोस है कोई कि ऐसा ही उसके साथ होना चाहिए था? अफसोस तो अल्लाह ताला के आगे हम करते हैं, लेकिन जो उसकी हरकतें थी ना, जो उसके तौर तरीक़े थे हमारे साथ, उसकी वजह से नहीं मुझे वो है। और ये आप इस बात का इतराफ़ करती हैं कि कत्ल आपने किया, आपके बेटे ने नहीं किया? हाँ जी, मैंने किया, क्योंकि अब मेरी छोटी बेटी की इज़्ज़त का मामला था। मैं उसकी इज़्ज़त नहीं ख़राब करना चाहती थी। ठीक है। और वो इस बात पे तुला हुआ था कि नहीं जी, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। और वो इतनी परेशान रहती थी इस बात से, तो मैं ये तो नहीं ना, अब चलो एक बेटी तो मेरी सह रही थी इतने सालों से, अब दूसरी को तो नहीं ना मैं इज़्ज़त ख़राब करवाना चाहती थी। ये थे जी वो मुलजमान जो माँ कहती है कि अपने दामाद को उसने कत्ल किया, उसका बेटा इसमें मुलव्वस नहीं है। और बेटा इस बात का एतराफ़ करता है कि डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, कहीं बाहर फेंकने के लिए उसने भरपूर मदद अपनी माँ की। और माँ ये भी कहती है, जो मकतूल की सास है, कि जो कुछ उसने किया उसकी उसको सज़ा मिली और उसका इन्हें कोई अफसोस नहीं है। मकतूल फैसल के लवाकिन है जी हमारे साथ, और मुकदमे के मुद्दई मकतूल के वालिद हैं, भाई भी हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या वजह हो सकती है कि उनके बेटे को कत्ल कर दिया गया,
और उसके मुलजमान उसकी सास और उसका बीवी का भाई निकला। बड़ा अफसोसनाक वाक़या होया जी कि फैसल दा की इख्तलाफ सी कि नौबत इत्थे तक आ गई कि सर साढ़े सामने इस तरह का कोई लड़ाई झगड़ा कोई मसला नहीं सी, क्योंकि कभी भी कोई ऐसी गल होंदी सी ना तो ये अपने बच्चे नाल भी उहदियां बहुतियां तारीफां करते हैं, सिफतां करते हैं, कहते कि अल्लाह ताला ने ये तो फरिश्ते के रूप में हमें बेटा दे दिया है, पहले मेरा एक बेटा था अब 2 हो गए हैं, तो इसकी शादी भी जो है ना हमारी तरफ हम जो है ना इसको अपना बेटा बना लेंगे। अच्छा, बहुत प्यार सी दोनों बहुत प्यार सी। तो कहन लगे कि तुसी खुदा वास्ते असीं माड़े हैं, असीं कुछ नहीं कर सकते, उपर खुदा दे थल्ले तुसी हो, यह बच्चा साडा बहुत एहसास करता है, असीं जिहड़ा इन्हां नूं अपना दमाद बनाना तो तुसी साडी बच्ची दे सिर ते हत्थ रख दिओ। असीं मैं मेरी बीवी कहंदी है नहीं हाली बच्चा है, तो साडे अपने भैणां भरा ने जिहड़े मतलब रिश्ते के ख्वाहिशमंद ने, तो असीं चलो उंज इन्हां दा बच्चा काम करता रहे कोई गल नहीं, लेकिन असीं काम मैं हर अपनी बीवी नूं जिसले रो के ना इस जिहड़ी बच्चे फैसल दी सस सी इन्हें रो के मिन्नत की हाथ जोड़ के, इन्हें कहा खुदा के लिए भाई आप मेरे भाई हैं, तो जो हम पे जो है ना आप एहसास करें, हमारा दर्श करें, हम सारी ज़िंदगी आपको दुआएं देंगे, आपके बच्चों को भी, इस बच्ची के सर पे हाथ रख दें। मैंने ऐसे ही खुदा की तरफ देखा तो मेरे जहन में खुदा का खौफ आया, मैंने कहा खुद मेरी बेटी हैं तो चलो कोई बात नहीं, हमने सिला अल्लाह की ज़ात से लेना है। मैंने इनकी बात मान के ना तो मैंने बच्ची को बेटी बना लिया। फिर ये कहने लगे कि आप कुछ दिनों के बाद जो है ना आएँ, ये रस्म कर लेंगे मंगनी की। मैंने घर वालों को रजामंद किया, सबको ले कर मैं आया, वो जो मंगनी की, इन्होंने कहते नहीं निकाह कर लें। वो फिर मतलब इनके ही मामू जो है साथ थे, वो कहने लगे आपकी बहुत मेहरबानी अंकल जी, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने जो काम किया ये ऐसे दौर में कोई भी नहीं करता, आपने ये बात मानी है, आप इसको जो है ना निकाह करके अगर हम रुखसती दे देंगे तो इसको साथ ही ले जाएँ। हालांकि मेरी सास को फौत हुए 8-10 दिन हुए थे, कोई रजामंद नहीं, सब बहन भाई नाराज़ थे, लेकिन मैंने इनका रोना धोना देख के, इनकी वो परेशानी देख के ना तो मैंने ये फ़ैसला कर दिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है, हमें अल्लाह ने सिला देना है। वो शादी करके ले गए। उसके बाद जो है ना ये 5-6 माह हमारे घर रहा है, बच्ची उधर ही रहे हैं। तो ये कहने लगे कि भाई आपकी मेहरबानी, आपने इतनी बात हमारी मानी है। अच्छा, शादी हुई किस तरह से? आप जानने वाले थे? आप नहीं, हमारा जो तो बेटा था ना, इसका मोटरसाइकिलों का काम था, मैकेनिक था वो। अच्छा, तो इसके पास जो है ना ये आप जिसने कत्ल किया, हाँ, वो इसके पास शागिर्द छोड़ के गए थे इसके घर वाले काम सिखाने के लिए। ठीक है। तो वो मतलब है जो ना इनका बहुत एहसास करता था, कहता था ये मतलब मैं इनके देखे हैं माली लाद, हम भी माड़े हैं लेकिन हमसे ये बहुत माड़े हैं। एहसास करने लगा। यही जो लड़की जो इसके पास मतलब जो इसकी हमारी बहू बनी है ना, ये किसी बाबा जी के पास दम करने के लिए जाती थी, ऐसे काला इलम करने के लिए। अच्छा, 300 रुपये दिन की बीवी? जी, 300 रुपये इसको पर डे देता था वो। तो वो फैसल कहने लगा कि नहीं मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारी इज़्ज़त है, हमारी ये मतलब उस वक्त बात नहीं थी कोई। तो कहने लगा कि इसको आपने उधर नहीं भेजना, आप 300 लेते हैं ना, मैं आपको 500 दे दूंगा रंगा। अच्छा, मुझे वहाँ पे काला इल्म करने वाला कौन को? बाबा जी इस बच्ची को पता है काला इल्म सीखने जाती है, और इसने सीखा भी हुआ है। इसने ऐसा जादू हमारे बच्चे पे किया है, कोई इधर रहने लग गया ना तो हम कहते थे ना उधर जाने का, ये लड़ाई डाल देती थी, ये भी और इसकी वालदा भी बुरी तरह लड़ाई डाल देती थी। तो 2 बच्चे थे, हम कहते थे कि चलो अब तो ये बाल बच्चेदार हो गए हैं तो इनका घर ख़राब ना हो। वो 2-4 दफ़ा ऐसा हुआ है, ये आने पे रजामंद नहीं हुए। मैंने अपनी बीवी को समझा लिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने बच्चे से बात की, बच्चा कहता अब्बू जहाँ हम रहते हैं ना वो किराए का घर है, किराया तक मैं देता हूँ, मैं इन पे बोझ नहीं हूँ। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं इनका बहुत एहसास करता हूँ। कत्ल की वजह क्या हो सकती है? कि वो कहते हैं कि मुसलमान की जानिब से ये कहा जा रहा है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी चीज़ आई है, तो वो कहते हैं कि जी वो अपनी सास के साथ और अपनी साली के साथ गैर अखलाकी हरकतें या गैर अखलाकी। सर ऐसा हमारे सामने कभी ऐसा नहीं हुआ, ना ऐसी बात थी। अगर कोई थी ना तो इनका काम था हमें बताते या कानून का सहारा लेते, तो हमें पता चलता। अगर हम ना रोकते तो ये मतलब हमें शिकवा कर सकते थे कि हमने तो इनको बताया, इन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसी बात ये अब इन्होंने की है, जब ये पकड़ेंगे ये मर्डर करके, ये अपने आपको बचाने के लिए कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं ये अल्लाह जानता है, ये जानते हैं। हमारे साथ आपको कब पता चला कि आपकी बहू जो है वो काला इल्म सीखती है या काला इल्म की एक्सपर्ट है? ये सर ये बच्चा जो उधर ही रहता था ना, शादी के बाद भी उधर ही रहता था। जब ये बात हुई ना तो वो बच्चे ने बात की, उसने कहा अब तुम बातें करती हो, तुम्हें पता तुम 300 रुपये दिहाड़ी के लिए जाती थी वहाँ पे इल्म सीखने के लिए, हमने तुम्हें इज़्ज़त दी है,
तो तुम कहती हो कि मैंने उधर नहीं जाना, तुम्हें चाहिए मेरे बाप बाप की खिदमत करनी तो उधर जाना, उधर रहना। इसने कहा कि नहीं मैंने उधर नहीं जाना, मैंने अपनी मामा के घर ही रहना है, मैंने इधर ही रहना है। तो मतलब हमने इख्तिलाफ की वजह ये थी कि अपने माँ बाप के घर पे रहना है, ससुराल में नहीं रहना। उसके बाद जो है ना ये कुछ दिन पहले ये बच्चे ने उधर दुकान डाली थी नीलम सालमा चौक में। वो उसने मैंने सोचा, मैंने कहा बेटा ये दुकान छोड़ दो तो तुम अपने घर आ जाओ। दुकान छोड़ के ना वो सामान ले गया, सारा सामान ले गया। तो सामान जो है ना वो ले के जा रहा है, तो इन्होंने उस बच्ची को भेजा उधर, बच्ची को, वो छोटे जो बच्चे हैं ना वो उधर ही थे, इन्होंने नहीं भेजे। उन बच्चों को मिलने के बहाने के लिए बुलाया इन्होंने, तो मेरे बच्चे को इन्होंने जहर पिला के, तो वो तकिए से जो भी किया इन्होंने, सांस बंद करके, तो इन्होंने मार के ना, तो हमें बताया तकरीबन हम काले भी करते, तो मेरे बच्चे भी गए हैं पता करने के लिए। इन्होंने इतना बड़ा काम करके फिर भी हम बात करते थे ना, तो ये कहते थे नहीं इधर नहीं आया, इधर आएगा तो हम बताएंगे। मैंने कहा वो तो अच्छा कभी ये बताएं कि जब आपको डेड बॉडी मिली तो कैसी हालत? सर हालत तो हमारी तो जान निकल गई। हमारा जवान बेटा था, इन्होंने धोखे से मार दिया। हम तो उस दिन के खुद मर गए हैं, हम किसी को क्या बताएं। ऊपर से ये मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं, हम तो ऐसे हो गए कि जैसे बंदा जिंदा ही मर जाता है। हमारा बच्चा जितना अच्छा था, हमारे महल्लेदार हमारे साथ हैं। अब हमारे महल्ले में आए, लोगों से पूछें कि हमारा बच्चा कैसा था, ये दूसरे बच्चे कैसे हैं। हमारे घर में हमारे बच्चे कभी आज तक ना मैंने सिगरेट पी है, ना मेरे बच्चे सिगरेट तक पीते हैं। तो अब जो दुनिया से चला गया वो अपनी सफाई तो नहीं दे सकता, ये जो मर्जी कह सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अगर ऐसा था तो इन्होंने किसी थाने जाके, किसी इदारे का जाके दरवाज़ा खड़काते कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हमें इंसाफ चाहिए। हमें बताते हैं हमारे साथ इनका रिश्ता था, तल्लक था, जब बच्चे की शादी हो गई हमें आज तक इन्होंने ऐसी बात नहीं की कि जिसका कोई हम हल निकालते या कहते कि यार हमारे बच्चे में गलती तो इसको दूर करें। इंसाफ कर रही है, पुलिस इंसाफ कर रही है हमारे साथ। जो है ना वो जैसे भी वो कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह ताला आपका साथ देंगे, जो मुजरिम है जिन्होंने किया है वो कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। ये रिजवान साहब हैं, ये बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। ये उस दिन से जो है ना वो हक सच पे जो है ना वो मेरिट पे फैसला कर रहे हैं। अच्छा जी आप भाई हैं, आप बताइए कि क्या मामला हो सकता है, कत्ल की वजह क्या हो सकती है? माइक करीब कर लिया। अच्छा सर जी, मसला पता क्या, वो अबू तो थोड़े वैसे ही कुछ दिन से परेशान है, हाइपर हैं। उन्होंने शॉर्टकटली बताया आपको। इसकी झगड़ा हुआ था ईद के दिनों में, झगड़ा ईद के दिनों में हुआ था। ये शरोज़ के साथ इसका कोई दोस्त है, वो बलोच है, वो उसको घर लेके आता था। ये फैसल ने मना किया है कि ये घर है, इसमें ना गैर लड़का कोई भी है उसको लाना अच्छी बात नहीं है। तो ये फैसल की जो बेगम है माहम, इसके साथ उसका कोई चक्कर था, उसने रंगे हाथों इनको पकड़ा भी था मेरे साथ। हाँ पकड़ा था, उसके पास वीडियो मौजूद है। अगर ये मोबाइल उसका मिल जाए ना तो सब कुछ सामने आ जाता। तो इन्होंने देखा, इसको सब कुछ पता चल गया है, इन्होंने झगड़ा किया है। उसके बाद माहम ने हमारे घर पे 15 की ये कॉल करके घर वालों की बेइज्जती करवाने की भी कोशिश की है, यानी कि झगड़ा करने की कोशिश है झूठी। हाँ, तो दूसरे नंबर पे ये कि इन्होंने उनको वर्गला के बुला के इनकी प्लानिंग पहले थी। ये बात गलत है कि माहम को पता नहीं है, सारी फसाद की जड़ वही है, उसी से ये काम स्टार्ट है। उसके ये जो फैसल की सास है, इसका रिश्ता तो उसके बाद ही बना ना। अब वो बीच में नहीं है या उसका तफ्शीश अभी जारी है, लेकिन वो साथ है इनके। इस वजह से इन्होंने बुला के उसको वो नींद वाली गोलियां खिला के जहर दे के तकिया रख के उसका मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद भी ये शरोज़ मिस्री शाह थाने दरख्वास्त दी है, मिस्री शाह थाने दरख्वास्त दी है अबू और फैसल के ख़िलाफ़। और वो उधर से पुलिस वाला आया भी है, अबू को ये वार्निंग दे गया है कि 4 बजे आपने उधर पेश होना है साहब के पास, आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त है। तो इसीलिए अबू ने कहा कि हमारा बेटा एक नहीं मिल रहा, हम इतने दिनों से उसका नंबर बंद है, हम इतने परेशान हैं और उल्टा ये हमारे ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दे रहे हैं। अबू ने कहा जाके इनके घर पता करते हैं। जो ही 4 तारीख वाले दिन जब उसकी डेड बॉडी का पता चला है, उसकी कत्ल का पता चला है, अबू गए हैं उनके घर पता करने के ये क्या मामला है, तुम क्यों दरख्वास्तें दे रहे हैं। उधर गए हैं तो उस टाइम ये पुलिस वाले उनको उठा के ले आए थे 5 मिनट 10 मिनट पहले। उनके मोहल्ले में औरतें खड़ी थी, उन्होंने अब्बू को देखा और पूछा कि ये भाई बात सुने, ये जो फैसल है इनका दामाद, ये आपका भाई लगता था? अब्बू ने कहा नहीं ये मेरा बेटा था। तो उन्होंने कहा ओहो, ये तो 4 दिन 5 दिन पहले इन्होंने उसका कत्ल करके फेंक दिया हुआ है, आपको अभी तक पता ही नहीं चला। ये तो बदामी बाग वाले पुलिस वाले आए थे, तफ्तीश करके उन्होंने इनको उठाया और ले गए और आपके बेटे की डेड बॉडी जो है ना वो बदामी बाग में है। हमें 4 तारीख को पता चला। बच्चे किसके पास है? बच्चे जो है इसका मामू इधर से ले गया था, तो फिर हमने कोर्ट में वो
वकील किया, वकील करके तो अदालत के ज़रिए वो इसके मामू से बच्चे लिए हैं। बच्चे अभी हमारे पास हैं, बच्चे भी छोटे हैं। बेटी इसकी 1.5 साल की है और बेटा जो है वो 3.5 साल का है। वो छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। वो जब गली में कोई मोटरसाइकिल आती है तो रोते हैं ऊँची ऊँची कि हमारे बाबा आ गए हैं, हमारे बाबा आ गए हैं। ये बहुत ज़्यादती हुई है, बहुत इन्होंने ये गलत काम किया। अगर इस तरह का कोई मसला होता, आज तक 6-7 साल हो गए इसकी शादी को, कोई इन्होंने कोई 15 पे कॉल नहीं चली, कोई इन्होंने पुलिस वाले को कोई बताया नहीं, कुछ हमें नहीं कोई बात की। ये मर्डर करने के बाद ये सब कुछ सामने आया। अगर इसका मोबाइल मिल जाए, मैं दावे से कह रहा हूँ। अच्छा, ये मुलजमान एक ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो अक्सर उनके घर वो बचने के लिए जो जिसने शराब पी के तो अगर इस तरह का कोई मसला होता तो उसकी वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ आता ना। वो स्ट्रॉबेरी के जूस में इन्होंने कुछ मिला के उसको दिया। वो रिपोर्टें मेयो हॉस्पिटल भी हमारे पास है। ये थे जी मकतूल के लवाहकीन और मुकदमा मुद्दई जो थे उसके वालिद हैं। उन्होंने काफ़ी सारे इंकशाफात किए हैं कि जो मकतूल की बीवी थी काला इल्म सीखने के लिए किसी के पास जाती थी और 300 रुपये दिहाड़ी पे उसको मिलते थे और खुदा तरसी करके इन्होंने उसके साथ शादी की अपने बेटे की। और बहुत सारी वजूहात हैं जिसमें उसके किरदार पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं लवाहकीन की जानिब से। असल कहानी है क्या, कत्ल क्यों हुआ, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। वो यकीनन इन्वेस्टिगेशन में भी पता चल जाएंगी, सामने आ जाएंगी और मज़ीद हम इस प्रोग्राम में भी जानते हैं। मकबूल फैसल की बीवी माहम है जी हमारे साथ, जो पुलिस इससे भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि क्या इस मामले का सब कुछ इसके इल्म में है। इससे बात करते हैं, इससे पूछते हैं। क्या नाम है आप तुम्हारा? माहम। माहम जी। क्या हुआ, तुम्हारे शोहर को क्यों मार दिया? कितना अर्सा पहले शादी हुई थी? मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए। तुम्हारे शोहर की कितनी उम्र थी? तकरीबन 32 साल थी। 32 साल। और तुम्हारी कितनी है? मैं 21 साल की हूँ। तुम 21 साल की हो। तो शादी कैसे हुई थी? लव मैरिज थी? नहीं। हाँ, कैसे हुई बताओ। मेरे पापा ना ब्रेक शू की फैक्ट्री में काम करते थे, तो इसकी मेरे शोहर की वहाँ पे दुकान थी। ये मेरे पापा से स्पेयर पार्ट वगैरह लेने जाते थे। वहाँ से इनकी मुलाकात हुई। फिर मेरे पापा को कहने लगे कि ना पार्ट टाइम, मेरे पापा नाइट की ड्यूटी करते थे। ठीक है। तो कहने लगे कि पार्ट टाइम ना आके मेरी दुकान पे बैठ जाया करो। तो मेरे पापा इनकी दुकान पे जाके बैठना शुरू हो गए। फिर घर आना जाना शुरू हुआ, पापा को छोड़ने आया करते थे। ठीक है। तो उसके बाद फिर ये रिश्ता लेकर आया था अपनी वालदा को, अपनी खाला को और अपने सिस्टर वगैरह को लेकर रिश्ता लेकर आए थे हमारे घर। ठीक है। फिर मंगनी की। उसके बाद तकरीबन 2-3 साल मंगनी रही। फिर ना मैं पढ़ती थी 9 क्लास में, तो 9 क्लास में जाना था। तो फिर कहने लगे कि हमने ना निकाह करना है, रुखसती चाहे हमें 2 साल बाद दे देना, तो हमने ना निकाह करना है। तो फिर हमने मामा लोग ने कहा ठीक है। तो जब निकाह करने आए तो इनके बड़े बड़े जो आए थे साथ, वो कहने लगे कि नहीं, गरीब हैं, आप लोगों ने कल भी रुखसती देनी है, आज भी देनी है, आप लोग रुखसती दे दो, हम खुद ही पढ़ा लेंगे, हम खुद ही बड़ा कर लेंगे। हमारे घर में तो बहुओं को ऐसे रखते हैं, उनके माथे चूमते हैं, ये बहुत खुश रहेगी, ये सारे दुख भूल जाएगी। अगर इसने पार्लर का करना होगा हम इसे कारोबार भी करवा के देंगे। तो फिर इन्होंने मेरे मामा पापा को मना के तो उस टाइम रुखसती ले ली थी। बच्चे कितने हैं? एक बेटा एक बेटी। 2 बच्चे हैं जी। शादी से पहले वो जो मकतूल के तुम्हारे जो ससुर हैं, वो कहते हैं कि तुम कहीं पे काला इल्म सीखने जाती थी, 300 रुपया एक दिन का मिलता था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कहीं पे जाती थी? जॉब कहाँ पे करती थी शादी से पहले? नहीं, मैं पढ़ती थी। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं वो? हाँ जी, मैं पढ़ने जाती थी। अच्छा, स्कूल जाती थी सुबह तो के तुम टाइम। अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती थी? अपने माँ बाप के पास क्यों रहती थी? क्या वजह थी? मैं अपने ससुराल ही रहती थी। मेरे शोहर की ना इनसे बनती नहीं थी, अपने अच्छा। माँ बाप बहन भाइयों से। अच्छा। ज़रा सी बात पे लड़ाई करते थे। तो मैं ये जो सा मेरे ससुर और मेरी नंदे वगैरह ना
मेरा कमरा ऊपर बनने नहीं थे दे रहे, कह रहे थे इसको कोई यहाँ पे नहीं कमरा बनाना, जाके अपने ससुराल में कमरा बनाए। मेरे शोहर की उस टाइम पे कमेटी निकली थी 2.5 लाख रुपए की, तो वो ऊपर छत पे कमरा बना रहा था, तो इन्होंने बड़ी लड़ाई डाली थी, लेकिन मेरे शोहर ने ना फिर भी कमरा बना लिया था। तो फिर ना ये सामान नहीं सेट करने दे रहे थे। फिर मेरी मामा गई, मेरी मामा ने इसके अब्बू से, इसकी बहनों से, सबसे इसकी सुलह करवाई और फिर सारा सामान सेट करके आई। फिर हम वहाँ पे रह रहे थे, लेकिन फिर नोक झोंक, हर बात पे लड़ाई। मेरी सास छोटी छोटी बातों पे इतना ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देती थी। जब तक मुझे मार नहीं पड़वा लेती थी वो उसको सुकून नहीं मिलता था। रोज़ाना माँ हमने आज सलाम नहीं लिया, माँ हमने आज तबीयत नहीं पूछी। छोटी छोटी बातों पे ना मेरे शोहर को इतना तपा देती थी कि वो मुझे मारता था। अच्छा, फिर फिर तुमने कभी अपने घर वालों को बताया कि तुम्हें शोहर मारता है या ससुराल में तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं होता? नहीं, ये लोग कहते थे कि इधर की बात किसी को नहीं बतानी। जो अच्छी लड़कियां होती हैं वो अपने ससुराल की बात किसी से नहीं करती। तो ना मुझे फ़ोन रखने देते थे, हमारे में औरतें फ़ोन नहीं रखती, और अगर फ़ोन पे बात भी करवाते थे तो वो रिकॉर्डिंग लगाई होती थी और पास बिठा के बात करवाते थे। अच्छा, ये बताओ कि जब तुम्हारे शोहर का कत्ल होता है उसकी वजह क्या है, क्यों मारते हैं उसको? मुझे इस मामले का बिल्कुल भी इल्म नहीं था, लेकिन जब मेरा बेटा होने वाला था ना, तो मेरे ससुराल वालों ने ना मुझे निकाल दिया था घर से कि हमने नहीं इसके छिले छुले करने, इसको यहाँ पे किसी ने पानी भी नहीं पूछना, इसको उधर ही छोड़ आओ। तो मेरी मम्मा ने ही मेरे दोनों बच्चों की दफ़ा मेरे छिले भी किए, अस्पताल में भी रुकी, सारा खर्चा मेरी मम्मा ने उठाया। जैसे ही मैं ठीक होती थी फिर वापस बुला लेते थे कि जी फ़लानी के ऑपरेशन हुए हैं, वो तो 8वें दिन कपड़े धो रही है, लेके आ तूने से मोम की गुड़िया बनाया हुआ है। बहुत मतलब कि उसको प्रेशराइज़ करते थे, वो जैसे माँ बाप कहते थे वैसे ही चलता था। तो फिर उसके बाद वो शराब भी पीता था, रोज़ाना रात को शराब पी के आता था, फिर मुझे मारता था। शराब डेली पीता था? डेली पीता था। उसका बड़ा भाई लेके आता था, दोनों कमरे में बैठ के रात को शराब पीते थे। अच्छा। फिर मुझे कहता था तू भी पी, मैं नहीं पीती थी, मुझे मारता था, मेरे साथ ज्यादती करता था। क्या ज्यादती करता था? जिनसे ज्यादती करता था मेरे साथ। अच्छा, तो शराब तुम्हें भी पिलाता था? मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था कि तू भी पी। मैं नहीं पीती थी, मैं इधर उधर भागती थी तो मुझे मारता था। कभी किसी डंडे से मारता था, कभी जूतियों के साथ मुझे बेड से उठा के नीचे फेंक देता था। इतने जालिमाना तरीके से मुझे मारता था कुंडी लगा के, और कहता था अगर किसी को बताया मैंने तेरी माँ को भी मार देना है, तेरे भाई को भी मार देना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा। फिर उसके बाद मैं जब मेरे घर वालों को मार के ना मेरी वीडियो सेंड करता था कि मैंने इसको मारा है, इसको आके ले जाओ। मेरे घर वाले आए, मेरा भाई, मेरे मामा लोग सारे आए। तो मेरे भाई ने ना बात की, मेरे भाई ने पहले प्यार से बात की। मेरे भाई ने कहा अगर आपने इसे ऐसे ही रखना है, ना मारना है, ज़्यादती करनी है, तो इसे तलाक दे दो, हम अपनी बहन को रख लेंगे। तो कनपट्टी पे मेरे भाई की पिस्तौल रख के कहता है कि मांगेगा तलाक, नाजायज़ असला रखता था। पिस्तौल रख के मेरे भाई को कहता है अब मांग तलाक, मैं तुझे जान से मार दूंगा। फिर मेरे भाई ने उसी टाइम माफ़ी मांगी और मेरे भाई ने फिर प्यार से मामला उसको समझा के ना मामला ख़त्म कर दिया। फिर मेरी मम्मा ने कहा कि ना शायद इसके घर वाले इस तरह के हैं, तो इसको ना हम अपने घर रख लेते हैं। फिर मैं जब मेरी बेटी हुई है तब भी मुझे मार के इन लोगों ने निकलवा दिया था कि हमने नहीं इसको रखना। फिर मैं इधर आ गई, मैं इधर रहना शुरू हो गई अपने मम्मा के घर में। तो यहाँ पे भी रोज़ाना माँ बाप की बातों में आके लड़ना, तेरी माँ गंदी है, तेरा भाई गंदा है, इतना कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ज़रा सी बात पे लड़ना। मेरे भाई को कमाई पे इतनी नज़र रखी हुई थी कि तेरा भाई 2 कमाइयाँ कर रहा है, ना मेरा ख़र्चा उठाता था, ना मेरे बच्चों का सारा ख़र्चा मेरा भाई उठाता था, ईद के कपड़े तक हर चीज़ मेरा भाई करता था। और मेरे सास ससुर उसको ये कहते थे कि तू अपने साले को उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, तू तेरे अगर वो बच्चों का बीवी का ख़र्चा उठा लेगा, कोई एहसान नहीं है, उसकी बहन है, तेरे पे कोई एहसान नहीं है, तूने कोई ख़र्चा नहीं करना, तूने दूध तक नहीं लाना। तो वो ऐसे ही करता था, सारे पैसे अपने माँ बाप को देता था और हर साल दुकान करता था, हर साल दुकान बेच देता था। जब बेच देता था फिर एक पैसा भी नहीं होता था, फिर मेरे मामा लोग, भाई लोग पैसे मिलू के इसको दुकान बना के देते थे। हर साल का इसका यही तरीक़ेकार था। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हारे शोहर को कत्ल किसने किया? मुझे इस बात का नहीं पता, मैं अपने ससुराल थी। जब मैं इधर आई हूँ ना,
जब मेरी बेटी हुई है उसके बाद, तो फिर मेरे शोहर ने ना मेरी छोटी बहन पे नज़र रखना शुरू कर दी। तो मुझे थोड़ा शक हुआ, तो एक दिन ना मैंने लड़ी मैं इससे, तो मुझे फिर मारा, मुझे इतना मारा सारा मेरा मुंह खूनो खून हो गया कि तू मेरे पे शक कर रही है। फिर मैं ध्यान रखना शुरू किया। एक दिन मैं कमरे में गई तो उसके साथ गलत हरकतें कर रहा था। मैं बोलना शुरू हो गई तो मुझे इतना मारा, इतना मुझे मारा, उसको भी मारा, हम दोनों बहनों को इतना मारा और कहा कि अगर मेरी बात ना मानी या किसी से भी कोई बात की तो तुम सबको मार दूंगा। तो मैंने फिर कहा, मैं 15 पे कॉल चला दूंगी। तो कहता है चला देना, सारे पुलिस वाले मेरे दोस्त हैं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं पुलिस में जाऊंगा भी ना तो मैं वापस आ जाऊंगा और आके सबसे पहले तुम लोगों को मारूंगा, तेरे भाई को मारूंगा। इसके माँ बाप इसको कहते थे कि तू ना अपने ससुराल वालों के आगे डट के रहा कर, अगर थोड़ा बहुत केस कूस करवाएंगे ना कोई बात नहीं, हम तुझे निकाल लेंगे, तूने परेशान नहीं होना। फिर उसके बाद मैंने जब देखा ज़्यादा मामला ख़राब होने लगे हैं, मेरे पापा को भी मारा, एक मेरे पापा के सर पे प्लास मारे, मेरी मम्मा पे भी हमला किया, मेरे भाई को भी मारा, हम सबको मारना शुरू हो गया था। गाली के बगैर बोलता है नहीं था। फिर मैं इसको कहा कि तुमने यहाँ पे नहीं ना सही तरीके से रहना, तो हम अपने घर ही चलते हैं, मैं वहाँ पे जैसे मर्ज़ी करके गुजारा कर लूँगी, लेकिन मैंने इधर नहीं अब तुम्हें रखना। फिर मैं इसको ले आई थी अपने ससुराल। वहाँ पे मुझे किसी चीज़ की आराम नहीं था देता था। तीसरी मंजिल पे मेरा कमरा था, मुझे कहता था मैं तेरा वो हाल करूँगा, दुकानों को हाथ लगा के कहेगी मुझे वापस ले जाओ। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे बच्चों के बाप को, तुम्हारे शोहर को मार दिया, दुख है तुम्हें या ठीक हो? खुशी वाली बात तो नहीं है, लेकिन मुझे दुख भी नहीं है, क्योंकि उसने जो ज़्यादतियाँ की थी ना वो उसके आगे आई हैं। उसने मेरे साथ, मेरे घर वालों के साथ, यहाँ तक कि मेरी 13 साल की बहन के साथ तक ज़्यादती की है और इसके घर वालों ने करवाई है। इसके माँ बाप को सारा कुछ पता होता था। ये लोग उसे शायद देते थे कि तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर केस कुछ करेंगे हम तुझे निकाल के ले आएंगे। ये थी जी मकतूल की बीवी, जो अभी इन्वेस्टिगेशन इसके हवाले से की जा रही है। इसका कहना यह है, इसका मौक़िफ़ ये है कि इसे नहीं पता कि इसके शोहर को किसने कत्ल किया, लेकिन इसको शोहर के कत्ल होने का ना ही दुख है और ना ही खुशी का इजहार कर रही है। लेकिन जो कुछ वो करता था, इसका कहना यह है कि उसके साथ यही कुछ होना है। बदामी बाग पुलिस स्टेशन में एक ब्लाइंड मर्डर होता है। एक शख्स को कत्ल करने के बाद सूटकेस में उसकी डेड बॉडी को डालकर कहीं पे फेंक दिया जाता है। पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर को कोशिश करती है इसके कातिलों को तलाश करें, लेकिन उसके कातिल उसकी सास और उसका ब्रदर इन लॉ कातिल निकलता है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बदामी बाग रिजवान खान है हमारे साथ। इनसे पूछते हैं कि इस केस को कैसे हल किया, कातिलों तक पुलिस कैसे पहुंची और अब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया। रिजवान साहब ये बताइएगा कि अक्सर जो ब्लाइंड मर्डर होते हैं, इस तरह से अगर कोई किसी को कत्ल करके तो डेड बॉडी कहीं फेंक दे तो उसके कातिलों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। क्या आपको क्लू मिला, क्या निशानदेही हुई और अब तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वक़ूआ है 28/4/2023 का। ये दिन 11 बजे 15 पे कॉल होती है कि इस तरह एक लड़का और एक औरत मोटरसाइकिल पे आते हैं और एक डेड बॉडी जो ब्रीफ केस में पैक होती है उसको फेंक के चले जाते हैं। हम फौरी रिस्पॉन्स करते हैं, मौके पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक डेड बॉडी एक लड़के की जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 40 साल के दरमियान है, उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है। जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनसे पूछा जाता है तो एक पंक्चर की दुकान होती है जो चश्मदीद गवाह होता है जो बताता है कि अभी एक लड़का और एक औरत बाइक पे आए थे और जो अटैची था उसको नीचे रख के खोला और डेड बॉडी को नीचे फेंक दिया। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई क्लू नहीं था। फिर इस पे वर्किंग शुरू होती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। FIR के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हमारे पास आती है तो इस पर टीमें तश्कील दी जाती हैं और रवायती और गैर रवायती अंदाज से इस पर काम शुरू होता है। सबसे पहले देखा जाता है कि जो डेड बॉडी होती है उसको हम थोड़ी सी पब्लिसिटी करते हैं कि आया इसके लवाकिन का पता चल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे, TV चैनल्स पे, केबल पे, अखबारात पे तमाम जगह पे इश्तहार दिया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके लवाकिन का फौरी पता नहीं चलता। ठीक है। तो साथ साथ हम अपनी इन्वेस्टिगेशन भी जारी रखते हैं।
इसमें हम देखते हैं कि जो जिधर वक़ूआ होता है उसके आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं होता। फिर हम एक रूट तश्कील देते हैं कि आया कि वो जो लड़का और औरत जिसके बारे में बताया जाता है कि वो इस साइड वो डेड बॉडी फेंक गए हैं, उनके आने जाने का रूट कौन सा है। तो हम रूट मुतय्यन करते हैं, उसके लिए टीमें तश्कील दिए जाते हैं, जो जितने भी लोकल कैमराज हैं उनकी मदद ली जाती है। तो देखते हैं कि वक़ूए से तकरीबन किलोमीटर पहले वक़ूए पे एक लड़का और एक औरत बाइक पे आके डेड बॉडी फेंकते हैं, लेकिन वक़ूए से 1 किलोमीटर पहले एक लड़का बाइक पे होता है और उसके पीछे एक होता है ऑटो रिक्शा। ठीक है। यानी कि वक़ूए से 1 किलोमीटर पहले जो डेड बॉडी होती है वो ऑटो रिक्शे में लाई जाती है। ऑटो रिक्शे में बैग होता है और साथ एक लेडी बैठी होती है। ठीक है। वो रिक्शा जहाँ ख़राब होता है उसके आगे ये औरत और ये लड़का बाइक पर आके जो है अटैची उसको जाए वक़ूआ पे लेके आते हैं। ठीक है। जब हमें पता चल जाता है कि इसमें रिक्शा भी इन्वॉल्व है तो हम मज़ीद वर्किंग शुरू कर देते हैं। सेफ सिटी कैमराज, लोकल कैमरा की मदद से एक चेन शुरू कर देते हैं मुख्तलिफ़ टीमों की मदद से। तो हम ये कड़ी मिलाते मिलाते इलाका थाना गुज्जरपुरा के इलाके में पहुंच जाते हैं। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो थोड़ा सा हमें क्ल्यू नज़र आता है। जो ऑटो रिक्शा होता है उसका मुकम्मल फ्रंट बैक लेफ़्ट राइट तमाम हम उसके स्केचेस वगैरह तैयार कर लेते हैं और उसका जो नंबर होता है वो क्योंकि बिल्कुल क्लियर वाज़ह नज़र नहीं आता तो हम फिर इस पर ऑटो रिक्शा पे उसकी जो होती है बॉडी स्ट्रक्चर उस पर वर्किंग शुरू कर देते हैं। ठीक है। उसके पीछे एक लगी होती है फ्लैक्स। ठीक है। फ्लैक्स से किसी मजहबी जमात की तरफ से लगी होती है। तो हम ये सोचते हैं कि आया कि उनको टच करें, हो सकता है कि उनके पास कोई रिकॉर्ड हो। ठीक है। तो हम जो मुतल्लिका मजहबी जमात है जिसकी फ्लैक्स लगी होती है उनसे रब्ता करते हैं। उन्होंने हम इस मामले में काफ़ी कोऑपरेट किया है। ठीक है। जब उनसे रब्ता करते हैं तो उनको फ्लैक्स दिखाई जाती है। वो बताते हैं कि ये फ्लैक्स हमारे फ़लाने इलाका के अहदेदार की तरफ से लगाई गई है। फिर उससे रब्ता किया जाता है, उससे पूछा जाता है वो उसके पास तमाम जिन रिक्शा जात पे फ्लैक्स लगाई होती है उनका रिकॉर्ड होता है। ठीक है। जब उनके पास जाते हैं तो फिर शॉर्ट लिस्ट करके तमाम रिक्शों की चेकिंग की जाती है। तो वो रिक्शा हमें नीलम सिनेमा इलाका थाना मिस्री शाह में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। जब रिक्शा ड्राइवर से पूछगिछ की जाती है तो उससे जब पूछा जाता है कि फ़लान डेट को तुम कौन सा अटैची लेके आए थे इस जगह पे फेंका, तो फिर वो उधर से हमें पता चलता है कि असल स्टोरी क्या है। ठीक है। वो रिक्शा ड्राइवर जो जिसका नाम आसफ वल्द अशरफ है वो भी इलाका थाना मिस्री शाह का रहायशी होता है और नीलम सिनेमा वो स्टैंड पे रिक्शा खड़ा करके सवारी के इंतज़ार में खड़ा था 28 की सुबह तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे। और शरोज़ नामी लड़का आता है उसके पास और उसको रिक्शा हायर करता है कि हमने फ़लाँ जगह सामान लेके जाना है, आप हमारे साथ आएँ। क्योंकि वो जान पहचान होती है, उसी महल्ले का रहने वाला होता है वो भी। तो जब वो उसके घर जाता है तो वो देखता है कि एक बड़ा सा अटैची होता है, वो ऊपर सीढ़ियों से नीचे वो भी हेल्प करता है साथ उसको नीचे उतारने में। तो वो पूछता है कि इसमें क्या है। वो कहते हैं जी इसमें कोई पत्थर वगैरह के बर्तन हैं, हमारे रिश्तेदार उनको देने जाना है। और वज़न काफ़ी हैवी होता है। वो कहता है कि मैं भी डाउटफुल हो जाता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे जान पहचान वाले थे मैंने इतना फिर नहीं किया कि कोई मसला नहीं था। तो जब रिक्शे पे रखते हैं डेड बॉडी तो साथ औरत बैठ जाती है और जो उसका बेटा शरोज़ जो रिक्शा किराए पे लेने जाता है वो आगे मोटरसाइकिल पे चला जाता है। फिर वो मुख्तलिफ़ रास्तों से होते हुए उनको ये सूटेबल जगह लगती है जो वक़ूए से पहले कोई किलोमीटर पहले जब रिक्शा ख़राब होता है तो वहाँ से वो जब डेड बॉडी वो जो ब्रीफ केस उतार के अपनी बाइक पे रख के किलोमीटर आगे जहाँ उनको सूटेबल जगह लिखती है उधर भी वो डेड बॉडी फेंक के चले जाते हैं। मज़ीद जब रिक्शा ड्राइवर की निशानदेही पे हम रेड करते हैं तो वो इलाका थाना मिस्री शाह के इलाके में नीलम सिनेमा के साथ ही एक गली में रिहाइश पजीर होते हैं, उधर रेड किया जाता है। तो एक ख़ातून दरवाज़ा खोलती है तो रिक्शा ड्राइवर फ़ौरी उसको पहचान लेता है कि यही वो औरत है जो मेरे साथ रिक्शे पे बैठी थी। और इसके साथ ही उसका बेटा भी घर होता है। तो उनको पकड़ के हम थाने ले आते हैं, उनसे इंटेरोगेशन की जाती है तो पता चलता है कि मकतूल का नाम फैसल वल्द अशरफ है, वो इलाका थाना गुज्जरपुरा का रिहायशी है और इनका दमाद है। शादी तकरीबन 5-6 साल पहले इसकी बेटी माहम के साथ शादी होती है
और ज़्यादा वो वक्त अपने ससुराल ही गुजारता था अपनी बीवी और बच्चों के साथ। 2 उसके बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। ठीक है। वकूवे के से 2 दिन पहले, वकूवे से पहले जो ईद है, ईद से पहले से उसकी बीवी माहम और उसके बच्चे अपने ससुराल उधर चाइना स्कीम में रह पजीर थे। ठीक है, मतलब मकबूल के अपने घर में। ठीक है। जब वकूआ 28 डेट को की सुबह को वकूआ होता है तो उससे 2 दिन पहले वो मकतूल की अपनी बीवी के साथ लड़ाई होती है उधर ससुराल में, बीवी के ससुराल में। तो उधर पुलिस जो मुतलका है गुजरपुरा की, वो दोनों पार्टीज़ को लेकर थाने आती है, फिर सुलह सफाई हो जाती है। फिर जब अगले रोज़ मकतूल इधर आता है अपने ससुराल में मिस्री शाह के इलाके में, तो वो इधर आके, उसकी बीवी उधर ही होती है अपने ससुराल में मकतूल के घर में, तो इधर आ जाता है बकौल। जब इनको अरेस्ट किया जाता है इल्ज़ाम लाया को, तो ये वाक़या उनकी ज़ुबानी है कि वो 28 की रात को हमारे घर आता है, ड्रिंक की होती है उसने, और वो आते ही कहता है कि अपनी बेटी को उधर से ले आओ, नहीं तो मैं तुमको भी मार दूंगा, उनको भी मार दूंगा। ठीक है। तो इसके अलावा जब वो कहते हैं कि इससे मज़ीद उनसे जब पूछा जाता है कि और क्या वजह हो सकती है, तुमने इतना बड़ा कदम उठाया आप लोगों ने, तो उनके बकौल ये था कि वो अक्सर ड्रिंक करता था, हमें मारता पीटता था, मेरी जो बेटी माहम है उसको भी मारता था, मेरी दूसरी बेटी जो छोटी है मान जिसका नाम बताया जाता है, और उसके साथ भी गलत हरकत करता था और मेरे साथ भी इस तरह करता था। तो हम काफ़ी दिनों से ये सोच रहे थे कि अगर ये बात नहीं आता तो हमें ये इंतहाई अगर कदम भी उठाना पड़ा तो हम उठाएंगे। तो वो वकूए की रात जब वो कहते हैं कि आता है हमारे घर, उसने ड्रिंक की होती है, आके मेरी छोटी बेटी को कहता है कि जब ये सारे सो जाते हैं तुमने मेरे पास आना है। तो मेरी बेटी आके रोने शुरू कर देती है, मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरा बेटा आता है काम से, उससे मैं डिस्कस करती हूँ, तो फिर मेरे बेटा और मैं मिल के प्लानिंग करते हैं कि इसने बाज नहीं आना, लिहाजा आज इसका काम ख़त्म कर दिया जाए। तो वो क्योंकि पहले ड्रिंक में होता है, नशे में होता है, तो हम एक मिल्क शेक में नींद की गोलियाँ मिला के उसको पिला देते हैं। जब वो नींद बेहोशी की हालत में हो जाता है तो हम उसके तकिया एक लेके उसके मुंह पे रख के उसका सांस बंद करके उसको मार देते हैं। और अगले रोज़ सुबह 28 की सुबह उसको एक अटैची जो घर में पड़ा होता है उसमें पैक करते हैं और इसी तरह रिक्शा हायर किया जाता है और मुतलका जगह पे जाके फेंक आते हैं। अच्छा रिजवान साहब, ये बताइएगा जो मकतूल की बीवी है जी, वो क्या कहती है, उसकी तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई हैं कि जो इल्ज़ाम मुल्ज़मान की तरफ से लगाया जा रहा है उसमें कोई सदाकत है? जी, अभी तक हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी तक जो बात सामने आई है, जो मुल्ज़मान की सब ने दौरान इंटेरोगेशन बताई है, वो यही है कि उसका रवैया अपनी बीवी के साथ और जो अपने ससुरालियों के साथ अच्छा नहीं था। वो अक्सर उनको मारता पीटता था। इनके घर क्योंकि इनका एक ही बेटा है जिसकी उम्र तकरीबन 22 से 23 साल है, शरोदा, जो भी इसमें पकड़ा जा चुका है वही था। वो सबको डराता धमकाता था, तो उसी से तंग आके उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया है। अच्छा, जो आला कत्ल बना, जो तकिया उसके मुंह पे डाला गया, वो बरामद जी, वो भी बरामद कर लिया गया। जी, वो सूटकेस भी बरामद कर लिया गया, क्योंकि जब वो कुआं हुआ है, वो कुएँ के बाद इसने जब डेड बॉडी फेंकी है तो सूटकेस साथ ले गए थे। रास्ते में ये जो बाइक है वो अनबैलेंस होकर गिर जाती है, तो ये इधर कब्रिस्तान में सूट फेंक देते हैं, तो वो हमने बरामद कर लिया है। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि सूटकेस में लाश किसकी थी, उसको कत्ल करने वाला कौन था, मुल्ज़मान क्या कहते हैं और मकतूल की बीवी का क्या कहना है, लवाहिकीन ने क्या कुछ कहा और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। सब कुछ आपको दिखाया। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।